हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार वाद विवाद प्रोग्राम में एक नई शख्सियत को आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने स्कूल माफ़ी का मुद्दा उठाया हुआ है। सिर पर कफन, दिल में आर पार की लड़ाई लड़ने का जज्बा, जुहापुरा की 4 लाख की आबादी में अकेले गरीबों के हक के लिए खड़ा रहने वाला यह शख्स कोई सिरफिरा इश्क का मारा दीवाना नहीं, संविधान का सिपाही है, लोकतंत्र का नायक है, गरीबों का हमदर्द है। इनका नाम है जाकिर अरब। एक्टिविस्ट आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन सर पर कफन बांधकर चलने वाले बहुत कम देखे होंगे। जब से इन्होंने जुहापुरा के एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ी है, इनके लिए गरीब बच्चों की समस्या अब जीवन मरण का सवाल बन गई है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने सर पर कफन बांध दिया है। इन्होंने जुहापुरा के बच्चों की फी माफी का मुद्दा जब से उठाया है, इनके सर पर खतरा मंडरा रहा है। इनको धमकियां मिल रही हैं, लेकिन यह शहीद होने के लिए तैयार हैं। इन्होंने लड़ने की ठानी है, या तो जीतेंगे या शहीद हो जाएंगे। इनका मानना है कि राइट टू एजुकेशन बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है और कोरोना और लॉकडाउन के दौर में गरीब बच्चों का नियम से ज्यादा फीस वसूल करना एक दंडनीय अपराध है। गरीब बच्चों की मदद करते करते इनको एजुकेशन माफियाओं के बारे में पता चला। सरकार और राजनीतिक दलों का साथ नापाक गठजोड़ कैसा है, ये इनको मालूम चला। सरकार ने अपना दायित्व छोड़ पल्ला झाड़ दिया है और एजुकेशन माफियाओं को गरीबों को नोचने के लिए छोड़ दिया है। जब से इनको धमकियां मिलने लगी हैं, तब से इन्होंने सर पर कफन बांधकर बहादुरी के साथ इस समस्या से लड़ने की ठान ली है। जाकिर अरब जी, आपका हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अच्छा जाकिर अरब जी, आप ये बताइए कि आप एजुकेशन फील्ड में कब से एक्टिविज्म कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है इस तरह की मूवमेंट चालू करनी चाहिए? आपने बताया है कि आपको कुछ लोगों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, तो आपने इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने सर पर कफन क्यों बांधा है और कब से बांधा है? पिछले साल कोरोना जब से लॉकडाउन शुरू हुआ 24 मार्च से, वैसे तो मैं एजुकेशन के लिए कई सालों से छोटा मोटा एक्टिविटी मेरी चालू थी, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन पीरियड के बाद में जब फ़ी माफ़ी के लिए मुहिम चलाई थी और जिस हिसाब से स्कूलों का रिस्पांस आया नेगेटिव, कुछ स्कूलों का पॉजिटिव रिस्पांस था। ऐसा नहीं कि सारी स्कूलें इस तरह की थी, लेकिन कुछ स्कूलों ने जिस तरह का नेगेटिव रिस्पांस दिया, वो बस तब से मैंने ठान ली कि अब एजुकेशन के फील्ड के अंदर क्वालिटी एजुकेशन हम अपने आवाम को जो है वो शिक्षित कर सकते हैं, उनको इल्म दे सकते हैं। क्योंकि अगर क्वालिफाइड नहीं है और खाली क्वांटिटी पे अगर जाते हैं तो क्वांटिटी से तो कुछ नहीं होगा। मैंने जब से एजुकेशन के फील्ड में रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश शुरू की कि लोग बच्चे अच्छी तरह से एजुकेटेड हों और स्कूलें अच्छे ढंग से टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स रख के काम शुरू करें, तो कुछ स्कूलों ने क्या है कि इसको बिल्कुल नेगेटिव तरीके से लिया और कुछ स्कूलों की यूँ समझ लो कि कुछ स्कूलों ने जो है वो अलग तरीके से मेरे पॉजिटिव जो थिंकिंग थी उसको नेगेटिव इफ़ेक्ट लेके उन्होंने अलग अलग तरह से हथकंडे आजमाए कि कैसे भी करके मेरे को रोक लिया जाए। गलत करते हो न, उसको रोकने के लिए मैं जाऊंगा तो उन तो बर्दाश्त कोई को भी नहीं होएगा, उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने क्या है कि स्कूल वालों ने, प्रिंसिपल ने जाके पुलिस स्टेशन में जाके मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन लिखाई, पर अब हैरेसमेंट की कंप्लेन इन्होंने की, पर अब जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और वाहियात थी। क्योंकि वो स्कूलों के अंदर वाली जो थे मेरे पीछे पीछे आ जाते थे कि जाकिर भाई हम क्या करें, जाकिर भाई हम क्या करें। तो मैं उनको बोलता था कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से फ़ी भरो। तो स्कूल वालों को ये पसंद नहीं था कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ये फ़ी भरने का कहेगा तो हमारे जो दुकान है वो तो बंद हो जाएगी, हम फ़ी पे कैसे वसूल करेंगे। वो कंप्लेन में जाके मैंने अपना खुलासा दे दिया, मैंने अपनी सारी बातें कर दी थी, मैंने अपने पेपर्स दिखा दिए कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं स्कूल के अंदर
जो है वो अगर किसी वाली का फ़ोन आता है या किसी के साथ गलत होता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं सोशल वर्कर हूँ तो मैं सिर्फ बातें नहीं कर सकता, फिर मुझे काम करके भी दिखाना पड़े। तो ये इश्यू था, तो ये कंप्लेन हुई और फिर कंप्लेन के अंदर जवाब लिखा के हमको रवाना कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जब देखा कि ये जाकिर भाई अरब जो हैं ये स्कूल में आते हैं और फ़ी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इनका आने से, अगर इनको हमने रोका नहीं तो हमारा नुकसान है, बराबर जेन्युइन नुकसान नहीं, जो एडिशनल फ़ी जैसे टर्म फ़ी वगैरह या परीक्षा फ़ी या जो भी उघराते हैं वो अगर इसके नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर ये कायदा लागू करवाएंगे तो बोले स्कूल को नुकसान होएगा। तो फिर इन्होंने क्या, प्रिंसिपल ने इन्होंने ये मुहिम चलाई कि ये इनको मतलब स्कूल में आने से रोको, ये स्कूल में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये स्कूल में आएंगे ना तो फिर ये क्या है कि वालियों को अवेयर करेंगे और वाली अवेयर हो जाएंगे तो स्कूल को की सारे जो है वो सब बातें खुल जाएगी। देखो मेरे ये मुहिम तो रुकने वाली नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे रेप्यूटेड लोग हैं और उनको मेरे पे पूरा ट्रस्ट है। उनको मालूम है कि जाकिर भाई की लड़ाई जो है ना वो हक की लड़ाई है, जेन्युइन लड़ाई है, और हक की लड़ाई में अगर मेरे को कोई अगर कुछ हो जाता है या कोई कुछ करने की कोशिश अगर करता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो स्कूल के कुछ लोग हैं, जो कुछ स्कूलों के जो नेक्सस है ये उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि मेरे को अगर कुछ होता है तो। बाकी हाँ, मैं ये मुहिम से पीछे पाऊँ तो मैं पीछे कभी नहीं खींच सकता। मैं रिवर्स गियर मेरी गाड़ी में नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे को आके डरा देगा तो मैं बैठ जाऊंगा कि मैं डर जाऊंगा। सीधी सी बात है, हक की लड़ाई है, जिसको अगर जेन्युइन बात है और हक की बात है वो आके मेरे से कर ले बैठ के बात, मैं उसको बता दूंगा क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इस तरह से कमज़ोर करने का या मतलब जो है कि मेरे को मतलब कोई जो मतलब किसी से डरा के मेरे को बिठा देने का अगर शौक़ है, वो शौक़ तो नहीं पूरा हो सकता। आप बता रहे हैं स्कूलों ने अपना एक नेक्सस और सिंडिकेट बना रखा है और वो उसी की तरह काम करते हैं। असल में एजुकेशन माफिया कौन है और एजुकेशन माफिया कैसे ऑपरेट करते हैं ये बताइए। इनका मॉडस ऑपरेंडी का ऐसा है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो मैं आया हूँ तो ये मैंने मतलब बिलीव करा इस तरह से, मतलब मैंने देखा है इसमें कि मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी स्कूलें एक हमाम में सारे नंगे हैं, सब एक ही चट्टे पट्टे हैं और मतलब कोई भी किसी भी पेरेंट्स को या मतलब यानी किसी भी तरह से मतलब फीस में या किसी भी चीज़ में रियायत देने में इनको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये फिर क्या है कि ये ठेक मेरे को लगता है कि मतलब जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी की जो ऑफिस है ये सारा सिंडिकेट इनका वहाँ तक जाता है, जिसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। स्कूल वालों का आर्गुमेंट है कि स्टाफ का सैलरी और स्कूल का मेंटेनेंस तो आता ही है और लॉकडाउन में सब कुछ बंद था तो स्कूल भी बंद थी, अगर वह फीस नहीं लेंगे तो एक्सपेंस कहाँ से भरेंगे। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेरा मुद्दा यही था कि जो स्कूल हैं अगर उनके पास फ़ी कलेक्ट करने के बाद भी वो डेफिसिट में हैं, अगर लॉस में जा रहे हैं तो रख देना पब्लिक के सामने। हमारे जैसे जो सोशल वर्कर हैं एरिया के अंदर, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, उनको बुलाकर उनके सामने रख दे कि भाई हमारे स्कूल के अंदर ये लॉस हो रहा है, तो ये सारे लोग जो हैं ये लॉस भरपाई करने के देने के लिए भी तैयार हैं। अब ये जो बोल रहे हैं ना कि मतलब जैसे फीस और अब अभी कई बातें सुनने में आई है जो मतलब इसी इलाके के अंदर कि 50% टीचर्स को छूटा कर दिया है, जो 50% है वो 60 या 70% सैलरी पे है। स्कूल के अंदर लाइट वाइट का कोई इनका खर्चा नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, परीक्षा ली नहीं है। और दूसरा ये है कि मतलब नोटिफिकेशन की अवगणना करके जिस तरह से इन्होंने टर्म फ़ी, परीक्षा फ़ी, कंप्यूटर फ़ी, अलग अलग फ़ीयाँ उघराई, फिर कैसे सोच सकते हो आपके नुकसान में, कैसे सोच सकते हो। जब गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया होगा तो सोच समझ के लिया होगा। 25% फ़ी माफ़ी ट्यूशन फ़ी पे, तो गवर्नमेंट को पता होगा कि ट्यूशन फ़ी में 25% माफ़ी भी कर देंगे तो स्कूल को कोई लॉस नहीं होगा, तभी ना, क्योंकि सरकार तो सारी चीज़ें सोच के फैसले करती है, तो स्कूल वाले कैसे लॉस में जा सकते हैं। और जिनके पास क्वांटिटी है बच्चों की, जो 2500, 3000, 4000, 5000 तक के बच्चे जिनकी स्कूलों में 2 शिफ्ट में इंग्लिश गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं और जिनसे फ़ीएँ ये वसूलते हैं,
तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई झगड़ा या फसाद करने का मसला नहीं है। सीधा है कि भाई एक चीज़ है कि अगर मेरे को नुकसान होता है तो मैं लोगों के सामने रख दूँ। और इलाके के लोग भाव से हैं, सारे लोग मतलब जो हैं वो मतलब कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बशर्त ये है कि स्कूल भी तो कोऑपरेट करे लोगों को। उनको नेगेटिव लेके हमारे जैसे लोगों को अगर किसी तरह से उलट सुलट बातें करके या हमारी बात को घुमा फिरा के लोगों तक पहुंचाने से बेहतर है कि बच्चों को सही ढंग से एजुकेशन कैसे मिले उस पर वो उनका फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़ी तो भरते ही हैं बच्चे, वाली भरते ही हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हाँ ये है कि भाई कोविड की वजह से हो सकता है कि स्कूल को 60-70% फ़ी वसूल की हो, 30% नहीं आती, वो सही है, लेकिन लॉस नहीं है। लॉस वाली बात तो बिल्कुल वाहियात है और मतलब बेकार बात है। ये कुछ स्कूलों ने तो बाकायदा प्रॉफिट ही किया है। जो जेन्युइनली छोटी स्कूलें हैं ना, जिनके पास में बच्चों की तादाद कम है, जिनके पास में फंड नहीं है, वो लॉस तो उन्होंने उठाया है कि उनके पास तो पैसा ही नहीं था। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्कूल कभी भी लॉस नहीं कर सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चा आपने बिठा दिया और 7th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ता है। हो सकता है कि कभी बीच में साल 2 साल की फ़ी उसने नहीं भरी हो, बराबर है, जिसकी वजह से मतलब पेरेंट्स और बच्चे को परेशानी होती है, लेकिन किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो नहीं भर पाए, तो आप क्या समझते हो स्कूल छोड़ देती है? नहीं, स्कूल के पास में तो हुक्म का इक्का है, उसके पास में तो की है, चाबी है। वो चाबी ये है कि जब आप जाओगे एलसी लेने के लिए कि स्कूल छोड़नी है मुझे या मेरे स्कूल शिफ्ट करनी है या मुझे बाहर जाना है, तो स्कूल यूँ बोलेगी कि आप फ़ी मत भरना, लो एलसी लेके चले। नहीं, वो पहले यही बोलेंगे कि पहले ये फ़ी भर के आओ, बाद में एलसी लेके। फिर नुकसान कहाँ है? लेट आता है पैसा, नुकसान स्कूल को कभी नहीं होता। हमारी एजुकेशन सिस्टम में जाकिर भाई आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी खामी ये है कि जो मतलब जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूलों पे, स्कूल में टीचर जब वो लोग सिलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं तो उस पर इतना भारी शिकंजा होना चाहिए कि गवर्नमेंट को उनसे सारे रिपोर्ट मंगवाने चाहिए कि कौन सी टीचर्स रखी और कौन सी क्लास का पीरियड लेगी और कितनी क्वालिफाइड है वो। क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइड टीचर के बिना आप है ना ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। देखो स्कूल में एक कमरे में चलती है, कमरे के अंदर बच्चे होते हैं, बराबर। बच्चों को क्या है कि एक पीरियड ले लिया और टीचर चली गई। पीरियड ले लेना और टीचर का चले जाने से बच्चा एजुकेट थोड़ी होगा। बच्चों को तो डिसिप्लिन जो है, अखलाक है, इंसानियत है, सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने का जो जिम्मा होता है ना, दूसरी माँ होती है टीचर। शॉर्ट में टीचर जो है वो नेक्स्ट मतलब मदर है बच्चों की। तो मदर कैसी होनी चाहिए कि जिसको बच्चों से भी हमदर्दी हो। और दूसरा सबसे बड़े इश्यू ये है कि वो सैलरी इतनी नहीं देते कि टीचर बेचारी मेहनत करे। सैलरी जो है वो क्वालिफाइड टीचर लाते हैं तो महंगी पड़ती है, अब नॉन क्वालिफाइड रखते हैं तो एजुकेशन नहीं दे पाते। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि टीचर्स और प्रिंसिपल और ये जो सिलेक्शन है ना वो उसको इतना सॉलिड रखें कि जिसके बिना पे क्या है कि मतलब कोई भी ट्रस्ट और कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसके अंदर से मतलब कोई रास्ता ना ढूंढ सके। क्योंकि गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे, बराबर। और मुफ्त शिक्षा सबको देना ये सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार खुद भी बोल रही है। अब यहाँ मुफ्त का तो कोई सवाल नहीं है, पैसे लेके शिक्षा लेनी है, लेकिन उसके अंदर भी ये जो सिचुएशन है ना कि मतलब विदाउट क्वालिफिकेशन के टीचर्स को तुमने रख दिया तो क्या एजुकेट करेंगे यार। अब मुद्दा ये आता है कि स्कूलों के पास दलील ये होती है कि हमारे पास क्वालिफाइड टीचर हैं, इलाके में नहीं है, बराबर। तो सैलरी तुम दोगे ना जितनी, उस हिसाब से टीचर्स तो आ जाएगी, लेकिन इनको सैलरी जो है ना वो अपने लेवल से फिक्स की हुई सैलरी वाली टीचरें चाहिए, तो वो टीचर तो मिलनी नहीं है। सरकार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्यों नहीं दे पा रही है? क्या निःशुल्क शिक्षा संभव है? मुसलमानों में तो जकात का सिस्टम भी चल रहा है, तो क्या जकात का इस्तेमाल सही तरीके से मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में काम नहीं कर रहा है? आपको क्या लगता है? हाँ संभव है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत से कंट्री ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चा पैदा होने के बाद में एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले रही है। हमारे यहाँ पे जैसे मध्याह्न मिड डे मील, बराबर है। फिर अभी आरटीई का जो कायदा लागू किया इन्होंने, अब आरटीई में भी क्या है कि माइनॉरिटी स्कूल्स को इन्होंने बकात कर दी, माइनॉरिटीज़ के दायरे में नहीं आती, माइनॉरिटी स्कूल हैं, बराबर। तो यानी ये गवर्नमेंट को क्या है कि अगर एजुकेशन फॉर ऑल करना है
तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर जो जो लॉ फॉल हैं, जहाँ जहाँ कमियां हैं, उसको ये खामियों को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखो, डोनेशन और ज़कात का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ज़कात जो है वो इस्लामी एक मतलब जो है वो शरीयत और उसका कायदा है, अल्लाह ताला का हुक्म है ज़कात, जो माल वाले पे फ़र्ज़ है। और ज़कात का मिसयूज़ ना हो, ये ज़कात देने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसको दे रहा है, उसका ज़कात सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है जो ज़कात दे रहा है। अब स्कूलें अगर ज़कात भी ले रही है, डोनेशन भी ले रही है, फ़ी भी ले रही है, तो फिर घाटे का कोई सौदा मेरे को नहीं लगता घाटा हो। लेकिन ज़कात अदा करने का अपना जो तरीका है ना, वो बिल्कुल गलत है कि किसी को आप जलील करके या किसी को बेइज्जत करके, या उसकी अभी हाल की कंडीशन अगर फाइनेंशियल ठीक नहीं है और उसको आप मतलब यानी रुसवा करो, उसकी गैरत को ललकारो, तो ज़कात इस तरह से अदा नहीं होती। ज़कात जो है वो बंद मुट्ठी अदा होती है, और उसको एक अलग से कैबिन में चुपचाप बंद पर्दे के अंदर जाके उसको समझा के, और अगर वो कमिट होता है कि हाँ मुझे ज़कात चलेगी, तो फिर उसको वो फ़ी जो है वो रिसिप्ट दे के उसको चुपचाप वहाँ से जाने का ऑर्डर होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप 10 पेरेंट्सों के बीच में उसको बोलो कि ज़कात का पैसा आपको चलेगा, बोलो ज़कात का फॉर्म भर देती हो। ये जो स्कूलों में, कुछ स्कूलों में हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। और अभी फिर कुछ जानकारी ऐसी भी आई है कि कई स्कूलों के अंदर कई ट्रस्टी जो हैं वो अपनी ज़कातें जो है वो स्कूल को ही देते हैं खुद ही, और ख़ुद ही अपनी पोस्ट भी होल्ड करते हैं, जबकि ज़कात जो है वो इस्लामिक चीज़ है, उसका स्कूल के ताल्लुक़ नहीं होता। वो तो तुम्हारा एक फ़रीज़ा है जो तुम अदा कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक तीर से दो निशान मारते हैं कि स्कूल को ऐसा लगता है कि इन्होंने पैसा भी दिया, और वो पैसा डोनेशन और ज़कात मिक्स में गिनती होती है, जबकि वो देता है ज़कात में। और फिर वो आदमी ट्रस्टी भी बना रहता है, वो आदमी उसको जो पोस्ट होल्ड होती है वो भी रहता है, स्कूल के अंदर उसका वट भी पड़ता है, सारी चीज़ें। ज़कात वट पाड़ने की चीज़ नहीं है। ज़कात जो है वो अल्लाह ताला को जो है वो उसको अल्लाह के दरबार में पहुंचाने वाली चीज़ है। उसमें किसी को दिखाने की और शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह से मतलब क्या है कि बच्चों को जलील करके तो ज़कात अदा हो ही नहीं सकती। मैं ये चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, और मैं क्या, पूरा आलम इस्लाम जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट में होगा कि ज़कात जो है वो किसी को जलील करके या किसी की गैरत को ललकार के नहीं दी जाती। जाकिर भाई, जब आपको कोई अभिभावक फ़ोन करता है और अपनी समस्या बताता है, तो ज़्यादातर समस्या किस बात को लेकर होती है, और फिर उस समस्या को आप कैसे उसका समाधान करते हैं? और जब आप स्कूल में अप्रोच करते हैं अभिभावक की समस्या को लेकर, तो स्कूल का रवैया क्या होता है? देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एलसी लेना आप किसी को भी भेजोगे ना, तो सीधा सिंपल सबसे पहले वो क्लास और ये सारा पूछ के डिटेल निकालेंगे और चिट्ठी आपके हाथ में थमा देंगे कि इतनी फ़ी भरो तो आपको एलसी मिलेगा। रिज़ल्ट, फ़ी भरोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। ये थीम जो है ना, ये सारी स्कूलों की थी। परीक्षा तो हुई नहीं है, मास प्रमोशन दिया और बोला कि पहले आप फ़ी भरो और बाद में रिज़ल्ट। लेकिन होता क्या है कि इनको जब पता है कि कोई एक आदमी इंडिविजुअल कोई आके खड़ा रहता है ना स्कूल में, तो उस वक्त पे ये अलर्ट हो जाते हैं और उस वक्त पे वो थीम को इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ भाई दे दो, ये दे दो। 2-4 जना आदमी जब तक वहाँ बैठे, मैं वहाँ 2-4 घंटे 6 घंटे स्कूल में तो बैठ नहीं सकता। मैं किसी की कंप्लेन लेके गया तो उसकी कंप्लेन का सोल्यूशन ला के मैं तो चला जाऊँगा। मैं मैनेजमेंट को कंप्लेन करूँगा, मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करूँगा, मैं इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये इनका तरीका है, इनकी ये मॉडस ऑपरेंडी है कि वो जब आदमी आए और दिखे कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना, तो उस टाइम पे कर दो। फिर जैसे ही वो स्कूल की प्रीमाइसेस छोड़ देना, तो फिर वापस से अपना जो चलता है वो चलाओ। अब देखो, सीधा एक चीज़ है आपको मैं बता दूँ, नोटिफिकेशन का मतलब आप समझते हैं ना। गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन बाहर पड़ा, उसके अंदर गवर्नमेंट ने नॉर्म्स लिख दिए कि इस तरह से आपको ये करना है। अब अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन स्कूलों पर कार्रवाई करे। वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं जज तो नहीं हूँ ना, मैं फैसला तो नहीं कर सकता ना उनके ऊपर। मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डेटा मंगाए अपने डीपीओ से कि भाई कितनी स्कूलों की कंप्लेन आई है कि जिन्होंने एक्सेस और एक्स्ट्रा फी उघराई है,
और उस कंप्लेन पे क्या कार्रवाई हुई, ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि गवर्नमेंट उन पे शिकंजा कसे, कि जिसकी वजह से दोबारा से किसी गरीब बच्चों को इस तरह से परेशानी ना झेलनी पड़े और एडिशनल फी ना देनी पड़े। क्योंकि अभी तो क्या 21-22 के अंदर तो गवर्नमेंट ने माफ़ी दी नहीं है, एडवांस फी उघराना शुरू कर दिया इन्होंने। इनको पता है कि 2 महीने में अगर गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर करती है माफ़ी तो मुसीबत खड़ी होगी। तो बेहतर ये है कि स्कूल 7 तारीख से शुरू हो रही है, कल से बराबर ऑनलाइन एजुकेशन है, स्कूलें फुल फ्लैज चालू होने वाली नहीं है। तो ये जो बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे ऑनलाइन के नाम पे, उनको यही बोलेंगे कि आप पहले ये एक सत्र की फ़ी एडवांस भरो, कलेक्शन तो नहीं छोड़ेंगे ये। प्राथमिक शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। आपको नहीं लगता आरटीई का कानून बनाकर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया है, जिसकी वजह से सरकार सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दे रही है और लगातार सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि होते और शिक्षा बोर्ड में सदस्य होते तो इस मसले का समाधान कैसे करते? नहीं, आरटीई का कानून तो अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। जैसे एक फॉर एग्जांपल के मैं बताऊं कि जिस इलाके में मैं रहता हूं, बराबर है, अब अगर माइनॉरिटी की स्कूल तो है ही नहीं ऑलरेडी आरटीई के अंदर, तो मैं किसी और स्कूल में जाऊंगा। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ फ़ी माफ़ी का रखा है उन्होंने, जो ट्यूशन फ़ी होती है वो, लेकिन वो स्कूल इस तरह की है कि वहाँ पे एडिशनल चार्जेस ही जितने हैं कि जो पेरेंट्स उसको बेयर ही नहीं कर सकते। तो एडमिशन लेने के बाद कई एडमिशन तो रद्द हो जाते हैं, क्योंकि वो जाके देखते हैं कि ट्यूशन फी तो लेस कर दी, लेकिन उसके अलावा 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये उनको और चाहिए। सरकारी स्कूलें अगर अभी खुली होती, बराबर है, और तो यूँ समझ लो कि बहुत सारे गरीब बच्चों के हित में काम होता। एक जात का ये यूँ समझ लो कि पल्ला झाड़ना कहते हैं इसको, षड्यंत्र नहीं है ये, पल्ला झाड़ लेना कि भाई जिम्मेदारी जो है उनको सौंप दो, सरकार क्यों अपनी तौर पे अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, कि भाई स्कूलों को दे दिया, पब्लिक को बोल दिया कि आप ये कर लो, आरटीई के फॉर्म भरो और आरटीई में एडमिशन ले लो, बराबर। बाकी हकीकत तो ये है कि किसी भी सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी हो, उसमें ख़ास तौर पर सरकारी जॉब के अंदर अगर ये कायदा डाल दें कि सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा सरकारी जॉब लेगा, बराबर है, तो देखो अभी सरकारी स्कूलें कैसी दमदमती हो जाती है। कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो प्राथमिक ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल की फीस महीना 1,000 से कम है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल को प्रेशर करने से ज़्यादा अगर सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए, यह आपको नहीं लगता है? क्योंकि सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है प्राथमिक शिक्षा के लिए नई स्कूल बनाकर भी ये समस्याओं का समाधान हो सकता है। सरकारी स्कूल को तो खैर आप भूल जाओ, अब वो एक ख्वाब है, अब सरकारी स्कूलें नहीं खुल सकती, बराबर, क्योंकि उसका पूरा जो ढांचा था ना, जो स्ट्रक्चर था ना, वो ख़त्म हो गया, वो आज से 10-15 साल पहले था। आपने जो फीस माफ़ी का आंदोलन छेड़ रखा है, क्या मुस्लिम एरियाज़ में या पुराने शहर में इससे पहले भी कभी फीस माफ़ी का मुद्दा उठाया गया है या नहीं उठाया गया है? इसके बारे में बताइए। तो हम मुस्लिम इलाकों का और जो सिटी एरिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बराबर है, तो ये स्कूल वालों की जो दलीलें हैं वो मेरे गले नहीं उतरती, इस वजह से कि कभी भी स्कूल की फ़ी माफ़ी का मुद्दा आज तक कभी किसी ने भी नहीं उठाया। स्कूल फ़ी माफ़ी का बोला ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1985 में कम्युनल राइट्स हुए थे। 1985 में कम्युनल राइट्स हुए थे, तकरीबन 6-8 महीने तक वो राइट्स चले थे, तो सिटी एरिया का काफ़ी इफेक्टेड था। जब सरकारी स्कूलें भी थी और प्राइवेट स्कूलें भी थी, कोई माफ़ी नहीं मांगी किसी ने, ना किसी ने माफ़ी दी। 92 बाबरी के टाइम पे भी दंगे हुए थे पूरे गुजरात में, अलग अलग शहरों में, काफ़ी टाइम तक कर्फ्यू रहा। स्कूलें जो हैं वो बंद होने के बावजूद भी बच्चों वालियों से फ़ी वसूली गई थी और वसूल दी थी लोगों ने। 2002 के भी दंगे हुए थे, तब भी ये सिचुएशन थी। तो मैं यूँ बोलता हूँ कि जब आँख से भी दिख रहा है, कान से आप सुन रहे हो कि लोगों की हालत ख़राब है, कोरोना की वजह से रोज़गार लोगों के छिन गए, कारोबार है नहीं, परेशान हैं लोग, मतलब हर तरह से,
तो ऐसी सिचुएशन में तो स्वैच्छिक स्कूलों की मर्जी, तुरंत ही स्कूल को मेरे या किसी और के कहने पे नहीं, खुद की मर्जी से स्कूल को डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं उसमें कितनी तादाद ऐसी है कि जो बच्चे गरीब हैं। तो उसका पहले से ना एक मास्टर प्लान रेडी होना चाहिए स्कूल के पास में कि भाई ये जो बच्चे हैं जो आर्थिक रीत से कमज़ोर हैं, इनकी फ़ी हम वसूलेंगे नहीं, हम इनको माफ़ी देंगे ही, और 100% माफ़ी उनको मिलेगी। जिनके पास पैसा है, जिनको भरने की ताकत है, वही पैसा भरे। तो मतलब एक अच्छा मैसेज लोगों में जाता है, एक इंसानियत लोगों में नज़र आती कि हाँ भाई देखो स्कूलें भी जो है वो लोगों के साथ खड़ी हुई है। आज तक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मेरे को ये बताओ ना कि चलो कब माफ़ी की मांगी आज तक हमारे इलाके में, कौन सी स्कूल के अंदर जाके किसी ने बोला कि फ़ी माफ़ कर दो? बताओ कि किसी ने मुहिम चलाई हो कि भाई दंगों के बाद जाके बोला हो कि 6 महीने की कि 3 महीने की फ़ी माफ़ कर दो? आप बताओ मेरे को, चलो कभी हुआ? ये फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम था तो इनको समझना चाहिए ना। मेजर स्कूलें जितनी भी है, 5-7 जो स्कूलें बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, उन्होंने 30 साल तक मतलब यूँ समझ लो कि उन्होंने कारोबार किया। जब उन्होंने कमाया, उन्होंने स्कूल को डेवलप किया, इतने सारे बच्चों की तादाद बढ़ी, तो फिर जाहिर सी बात है कि यार कुछ हिस्सा है ना, कारोबार एक चीज़ ऐसी होती है कि उसके अंदर नफ़ा और नुकसान दोनों होता है, तो फिर नुकसान भी उठाना चाहिए। सिर्फ नफ़े के हकदार नहीं है, नुकसान भी पैरेलल चलना चाहिए। 1 साल नहीं कमाते क्या फ़र्क पड़ता है, स्कूल वाले फी वसूली लेते हैं। फिर खिदमत और सेवा का कहाँ मसला ही आता है यार। मेरा झगड़ा तो यही है कि तुम क्या देती हो, स्कूल क्या देती है? जक़ात मैं दूँ, डोनेशन लोग देवें, फ़ी वाली देवे, तो स्कूल क्या देती है? चलो स्कूल का कंट्रीब्यूशन क्या मेरे को बताओ। स्कूल को बताना चाहिए एक्चुअली, तो कायदे से है ना, उनको एनुअल रिपोर्ट ही डाल देना चाहिए कि हमारे पास जक़ात की इतनी इनकम हुई, डोनेशन इतना आया और हमारे पास में स्कूल फ़ी इतनी वसूली। नुकसान लोगों को अगर दिखेगा ना, तो कौम खुद आगे बढ़ के चल के सामने स्कूलों के पास जाएगी कि भाई लाओ हमको इनको मदद करने जैसी, इनके फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। जुहापुरा में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो फीस नहीं दे पा रहे हैं इस महामारी और लॉकडाउन के चलते? इसके लिए आपके पास क्या कोई समाधान है? मैं बहुत अफसोस के साथ बोलता हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है। यानी बिलीव नहीं कर सकते कि गरीब तो गरीब ही है, लेकिन मिडिल क्लास जो गरीब हुआ है ना, उसको तुम सोच भी नहीं सकते कि वो आदमी कैसे खाया उसने, कैसे पिया, कैसे बच्चों को मैनेज किया, और इतनी सारी देख तोल। हर घर के 1-2 घर छोड़ के रिश्तेदारों के किसी न किसी का प्यारा कोई मर गया है। और ऐसी सिचुएशन में इंसानियत ये बोलती है कि मतलब बहुत इमोशनल चीज़ है ये, इतना आसान नहीं है इसको बयान करना कि कितने बच्चे होंगे। मैं बताता हूँ आपको, मेरे जो नॉलेज है, मैं 32 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कम से कम 70 से 75% आबादी हमारी जो है ना, वो अभी हाल में मुसीबत में जी रही है। तमाचा मार के गाल बिल्कुल लाल रख रही है, अंदर से खोखले हो चुके हैं। कारोबार, जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है, बिज़नेस नहीं है, छोटे मोटे आदमी भी परेशान हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन्होंने कोई रियायत नहीं दी है। इन्होंने हर जगह पूरा पैसा लिया है। मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं सिंपैथी कर सकता हूँ, मैं किसी 2, 4, 10 की मदद कर सकता हूँ, पूरे इलाके की मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो जिसकी जिम्मेदारी है उनको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उसमें ख़ास तौर पे स्कूल वालों को। तो जाकिर भाई, जो सरकार ने स्कीम निकाली, जो कोरोना से जिसकी डेथ हो गई उसके बच्चों को कुछ एक लमसम अमाउंट मिलेगा, तो क्या आप उस सर्वे करके कितने लोग जुहापुरा सरखेज में जिनकी इसके लिए संकलित नगर नमरा कब्रिस्तान के अंदर मतलब क्या है कि अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसका डेटा इकट्ठा करें, क्योंकि इसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर करा और कोरोना चल रहा है 1.5 साल से। कई लोगों की जो डेथ हुई तो वो अपनी रिसिप्टों में और अपने जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखाना भूल गए कि वो कोरोना से डेथ हुई है, बराबर, क्योंकि वो ऐसा कोई क्लोज ही नहीं था उस वक्त पे। अब गवर्नमेंट ने कायदा लाया तो लोग जो हैं वो अब दौड़ेंगे, अब उसके अंदर एडिशनल ऐड करवाना पड़ेगा कि कब्रिस्तान की अगर रिसिप्ट है उसके अंदर के भाई मरण कारण सु, तो उसमें लिखना पड़ेगा कि कोरोना थी, बराबर। अब ऐसी कोरोना की डेथ जिसने नहीं लिखाई, बराबर है, तो उनको कहाँ से लाभ मिलेगा, कि कौन देगा लाभ उनको, क्योंकि उनको तो वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। और
उसके अंदर ये भी प्रोग्राम है हमारा कि डेथ के अंदर कितने बच्चे अनाथ हुए, किन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, किसी ने अपने सिर्फ माँ को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, ऐसे बच्चे कितने हैं उसका भी एक डेटा इकट्ठा करेंगे कि जिसकी वजह से पता चल सके कि हमारे इलाके में कुल ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको हम हमारे एनजीओज के मार्फत या लोगों के कोऑपरेशन से हम उनको मदद कर सकें। और प्रोग्राम ये भी है कि अगर उसमें से सपोज़ के 10, 15, 20 बच्चे ऐसे निकलते कि जिनके मतलब बाप गुजर गया, माँ है लेकिन अब वो कमाने का कुछ सोर्सेस नहीं है, तो उनको लाइफ टाइम एजुकेशन जो है उनका 10वीं 12वीं तक का उसका इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे इसके लिए। आपके अभिभावक मंडल के कितने लोग जुड़े हुए हैं, या ये कहिए कि आपने कितने लोगों को, कितने पेरेंट्स को आपके संगठन में जोड़ा है? देखो, मेरी ये मुहिम जो थी ये पिछले साल जब शुरू हुई थी तो मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था मरहूम, जिसकी हार्ट अटैक से अभी पिछले महीने 1.5 महीने पहले डेथ हो गई, साजिद खान एडवोकेट। हमारे साथ में थे हबीब भाई मास्टर, पूर्व सरपंच हैं, अनीस भाई देसाई, बराबर है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मतलब यानी जिन्होंने मतलब यानी मॉरल सपोर्ट दिया कि आपकी बात सही है और ये बेनिफिट बच्चों को और स्कूल वालों को देना चाहिए, मतलब इस तरह का। और इसके अंदर है ना, मेन चीज़ क्या है कि ये कोविड का प्रोटोकॉल इस तरह का था कि जिसकी वजह से हम वालियों को भेगी भी नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी से ज़्यादा भेगी नहीं कर सकते। तो वो क्या है कि इसका पूरा बेनिफिट जो है वो स्कूल वालों ने लिया है कि वो समझ गए कि पब्लिक तो ये लोग ला नहीं सकते, धरना कर नहीं सकते, प्रदर्शन कर नहीं सकते, तो इन्होंने अपने तरीके से उसका बेनिफिट ले लिया। हमारे देखो इसमें यहाँ जुआपुरा में तो बहुत सारे लोग हैं ना जो मेरे साथ है, 500, 600, मतलब ये समझ लो कि पिछले ये जब से फीस स्टार्ट किया है ना तब से तो बहुत सारे लोग मतलब जुड़े हैं, और बहुत सारे SMS, बहुत सारे फ़ोन पे कॉल्स आए कि हम आपके साथ हैं, आपको अगर ज़रूर पड़े तो हमको बुलाना, यानी ये सपोर्ट तो पब्लिक का है। इस मुद्दों पर जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों का, खास करके मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार तथाकथित रहनुमा कांग्रेस और MIM के लोगों का क्या रवैया है इस मुद्दे पर, ये बताइए। ये दोनों देखो पार्टी कोई भी है, इन मैं बात बता देता हूँ। नहीं, मेरे मुद्दे के अंदर कैसा है कि मैंने जो फीस माफ़ी का या ये अभी गरीब बच्चों के लिए जो लड़ाई है वो, या फिर एडिशनल फीस जो स्कूलें ले रही है उसकी जो मैंने मुहिम जो छेड़ी हुई है, उसके अंदर मसला ये है कि पॉलिटिकल माइलेज अगर मेरे को अगर मिल जाता है या इसका बेनिफिट हो जाता है तो कांग्रेस या कोई और पार्टी ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी सच्ची और हक की मुहिम में भी वो साथ नहीं देंगे और दिया भी नहीं है। उनको सब पता है, सोशल मीडिया से लगा के स्कूल, देखो स्कूलों के टच में रहते कॉर्पोरेटर और जितने भी होते हैं, उनको सारी चीज़ों का वो मोबाइल से सब चीज़ उनको पता होती है। पर अब एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने सिर्फ जुड़ना अलग चीज़ होती है, लेकिन एक मोरल सपोर्ट होता है कि भाई तुम्हारी बात सही है और हम तुम्हारे साथ हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमको बुलाना, बराबर। क्यों? क्योंकि उनको स्टेज पे जो बैठना है ना, वो स्कूल वाले फिर उस स्टेज पे उसको नहीं बिठाएंगे, उनके अगेंस्ट में जाएगा तो फोटो कैसे पड़ेंगे। हाँ, सब वो एक ही चट्टे पट्टे हैं सब। आपकी इस मुद्दे पर अगर आने वाले वक्त में सफलता नहीं मिलती है तो क्या आप कोर्ट में भी जा सकते हो? सीधा सिंपल है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसका रिजल्ट नहीं लाती, जवाब नहीं देती, या स्कूलों पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता, तो सिंपल है, मेरे पास में हाई कोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाऊंगा, क्योंकि गलत तो गलत है, उसको रोकना तो किसी न किसी को तो रोकना ही पड़ेगा ना। तो मैं हाई कोर्ट के थ्रू जो भी स्कूलों के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है या जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है, उसके लिए मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। ये थे जाकिर अरब, जिन्होंने लॉकडाउन के दरमियान स्कूल फीस के मसले उठाए। हम चाहते हैं कि वह सिर्फ जुहापुरा नहीं, पूरे अहमदाबाद में इस मुद्दे को उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि बच्चों की शिक्षा सरकार का दायित्व है। सरकार गरीब बस्तियों के आसपास क्वालिटी एजुकेशन
देने वाली नई सरकारी स्कूलें बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों का इसका फ़ायदा मिल सके। जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं वह लोग इस समस्या के लिए जाकिर अरब जी का संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा। इनका नंबर इस वीडियो की स्क्रीन पर दिखाया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए। अगर अभी तक हमारी आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए। हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वाद विवाद प्रोग्राम में यहीं तक। नए वाद विवाद एपिसोड में आपको एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, धन्यवाद।